ओके। सो हेलो एवरीवन। यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे जो हमारा घातांक का नियम है उस पर और भी सवाल, ठीक है। और कुछ करड़ी से भी रिलेटेड जो चीज़ें, करड़ी से संबंधित कुछ चीज़ें होंगी जो आपके सूत्र हैं और बाकी चीज़ें हैं उनको भी हम देखेंगे। लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि आपको पहले तो हम देखेंगे कैसे हल करना है, फिर करड़ी पर जो सवाल वगैरह होंगे और उनके सूत्र होंगे उनको हम देखेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अगला सवाल था जो कि हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे, तो हमारा अगला सवाल ये है कि 2 के घात में ऋण 1 गुणे में 4 के घात में ऋण 1 और फिर यहाँ पर भागे 2 के घात में ऋण 2 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? तो हमारा सवाल है कि 2 के घात में ऋण 1 गुणे 4 के घात में ऋण 1 और यहाँ पर है भागे 2 के घात में ऋण 2 है, ठीक है। तो सूत्र जो भी थे हमने आपको पिछली कक्षा में बता दिए थे कि आपके क्या क्या जो है यहाँ पर सूत्र हैं, सभी आपको जो है याद रखने हैं, आपको समझ लेने हैं, फिर आपको जो है सवाल में यूज करने हैं। तो ये जो सवाल है, अब देखो हम जो है घातांक का नियम पढ़ रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि घातांक के नियम में सिर्फ आपको वही सवाल आएंगे। आपको जो है और भी चीज़ें हो सकते हैं, और भी कुछ चीज़ों को मिक्स करके यहाँ पर सवाल आ सकता है। अब जैसे यहाँ पर है सवाल, तो आप देखोगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है कि कुछ इस तरह का जो बोर्ड मास का हमारा नियम होता है उसके जो है उसका भी हमें हेल्प लेना पड़ेगा, उसकी सहायता से भी इसको हल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोष्टक लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोष्टक को हल करना होता है, तो कोष्टक को हल करेंगे तो इसको हमें हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हमारे पास कोई वैसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अब क्या क्या ऑप्शन है देखो, एक तो है हम दो तीन तरह से इसको हल कर सकते हैं कि जो हमारा ये चीज़ लिखा है 2 के घात में ऋण 1 गुणे में 4 के घात में ऋण 1 है, इसको हम हल करते हैं पहले। तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 1 के घात में ऋण m हो तो हम क्या लिख लेते हैं, 1/1 के घात में यम लिख लेते हैं। ये चीज़ हमने देखा था। तो ऐसे ही ये जो भी चीज़ें इनको हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे में 1/4, तो ये बराबर क्या आ जाएगा, 1/8 हो गया। अब ये फिर बराबर क्या हो जाएगा, 8 के घात में ऋण 1 हो जाएगा, ठीक है। तो एक हमारा जो है इसको लिख लेता हूँ मैं, विधि ऊपर लिख लेता हूँ, विधि 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इतना हो गया, तो अब मैं फिर सवाल लिखूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 के घात में ऋण 1 जो मेरा कोष्टक वाला वो हल हो गया, भागे क्या है 2 के घात में ऋण 2 है, ठीक है। तो अब पूरा कम फिर वैसे ही लिखेंगे, 1/8 भागे 1/2 के घात में 2 बराबर 1/8 भागे 1/4 हो जाएगा। अब जो मैंने आपको बताया था कि अगर जो है सब मान लो कि 1 के घात में यम भागे 1 के घात में यन हो, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, गुणे में 1/1 के घात में यन, ये चीज़ लिखते हैं। तो वही काम मैं यहाँ पर करूँगा, तो 1/8 गुणे में एक में भाग किसका कर रहे हैं, 1/4 की भाग कर रहे हैं, ठीक है। 1/4 की भाग इस तरह से किया तो 4 अब क्या हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो हमारा क्या आएगा, 1/8 गुणे में ये 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बराबर 1/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कट जाएगा 1/2 और इसको लिख सकते हैं 2 के घात में ऋण 1। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने कैसे कर दिया, तो इसको देख लेते हैं, 1/4 है, इसका मतलब क्या है कि एक में मैं भाग कर रहा हूँ 1/4 का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 गुणे ये 4/1 बराबर 4 हो गया, यही चीज़ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, इसका बराबर 1/4 का मतलब ये हो जाएगा, क्योंकि हमने जब ये भाग वाले को गुणा में बदला तो 1/4 हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पर हमने किया है। तो एक आपकी विधि हो गई। अब ये जो विधि एक है, आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी विधि हमारी क्या हो सकती है, दूसरी विधि कुछ इस तरह की होगी, विधि 2 जो हमारी हो जाएगी, ये जो मैं इस तरह से हल कर रहा था, मैं क्या करूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी 2 घात है, यहाँ भी 2 घात है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। आधार जो है 4 है, माफ़ करना है, जो है घात नहीं है, यहाँ पर आधार 2 है, यहाँ पर आधार 4 है, यहाँ पर आधार 2 है। तो हम क्या करेंगे, सभी आधार को सेम बनाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि क्या है सेम जो है आधार हो रहा है, समान आधार हो रहा है नहीं। तो यहाँ पर जो है 2 के घात में ऋण 1 गुणे में ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 के घात में 2 और उसके घात में ऋण 1, ठीक है। और यहाँ पर एक कोष्टक हो गया। अब जो है आप बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हैं, जो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है एक छोटा कोष्टक है तो छोटा कोष्टक हमें लगाना है, आप जो है बड़ा कोष्टक भी लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि यहीं पर और भी कुछ सवाल, कुछ और भी चीज़ें होती, बड़ा कोष्टक मंझला कोष्टक, तब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता। तब आपको जो है ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि हम बड़ा कोष्टक लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 2 के घात में ऋण 2, फिर यहाँ पर क्या होगा मेरा,
अब ये जो है, ये जो चीज़ मैंने लिखी है क्या है, ए के घात में यम और उसके घात में यन बराबर क्या हो जाता है, ए के घात में यम और गुणे यन हो जाता है। तो वाला सूत्र यहाँ पर लगेगा, तो गुणे में 2 के घात में ये ऋण 2 हो जाएगा। और अब जो है भागे, इसको मैं लिख सकता हूँ गुणे, ठीक है, यहाँ पर मैं सीधे लिखता हूँ भागे 2 के घात में ऋण 2, ये मेरा है भाग का चिन्ह। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए के घात में यम गुणे ए के घात में यन, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 के घात में यम धन n होता है तो ऋण 1 धन में ऋण 2, ये मेरा होगा। और यहाँ पर भागे 2 के घात में ऋण 2 हो जाएगा। और बराबर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा 2 के घात में ऋण 3 और भागे 2 के घात में ऋण 2। अब ये क्या मेरा होता है कि ए वाला जो सूत्र क्या आता है, ए के घात में ये m भागे ए के घात में यन, तो ये होता है यम ऋण यन इतना होता है। तो वही चीज़ हमारी हो जाएगी 2 के घात में ऋण 3 और ऋण 2, और बराबर क्या हो जाएगा 2 के घात में ऋण 3 धन 2 बराबर 2 के घात में ऋण 1, जो कि आपका यहाँ भी आया था। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 तरह से हल कर सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके आपके हो सकते हैं, आप किस तरह से यहाँ पर हर एक स्टेप में जितने भी आपके स्टेप हैं आप कुछ ना कुछ चेंज करके इनको अलग तरीके से हल कर सकते हो। लेकिन अंत में क्या आएगा आपका उत्तर, आपका उत्तर 2 के घात में ऋण 1 आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको दोनों विधि अच्छे से समझ में आ गई होगी, और इसमें जो आपके अलग अलग सूत्र हैं वो सभी यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो सभी का आपको नॉलेज होना, सभी का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अब जो अगला सवाल हमारा है ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है, और पिछले सवाल का आप जो उत्तर देख सकते हैं 1/2 आया है। ठीक है, तो अब ये जो अगला सवाल है इसको हम देखते हैं कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको जितने भी अभी तक आपने सूत्र देखे थे बस आपको जो है उसी में से कुछ यूज करना पड़ेगा। ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 पूरे के बटा में 1/2 के घाते 2 हो जाएगा, धन 1 बटा में 1/3 के घाते 2 हो जाएगा, धन 1 बटा में 1/4 के घात में 2 हो जाएगा। ठीक है, आपको जब भी ऐसे दिखे ना आपको सीधे क्या लिख लेना है, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 पूरे के बटा में 1/4 हो जाएगा मेरा, और धन में क्या हो जाएगा 1 बटा में पूरे के 1/9 हो जाएगा, और धन में 1 बटा में 1/16 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यही चीज़ हमारा हो रहा है कि 1 में भाग क्या कर रहे हैं 1/4 की, और यहाँ पर 1 गुणे में, और फिर ये क्या हो जाएगा 1 बटा में 1/4 होगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ है 4 यही ऊपर चली जाती है, सेम चीज़ आ जाता है, यही चीज़ आ जाती है यहाँ पर देखो, ये क्या होगा 4 जो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो जब 4 ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक चीज़ हमने गलती की है, यहाँ पर जो है बस आपको ये चीज़ समझ लेना है कि जब भी इस तरह का रहेगा और आपको गुणा लिखना है तो आप क्या करना है इसका बस उल्टा कर देंगे, यानी 1/4 है तो हम क्या लिख देते हैं 4 लिख देते हैं। और अगर जो है मान लो कि यहाँ पर जो है 4 लिखा होता तो आप क्या करते हैं 4 को 1/4 कर देते, बस इतना समझ लो। यानी कि 1 गुणे में ये 4 हो जाता है, बराबर क्या आ जाता है 4 आ जाता है। यानी कि अगर आपको ऐसे ही कुछ दिखे तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पर जो नीचे वाली संख्या होगी उसको लिख दोगे। ठीक है, अब ऐसे, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि 1 में हम बात कर रहे हैं इसका 1/9 का, अगर यहीं पर होता कि 1/2 में हम भाग करते हैं 9 का तो यहाँ पर चीज़ें अलग हो जाती हैं। क्यों अलग हो जाती है, क्योंकि 1/2 में आप भाग कर रहे हो 9 का, तो क्या जाता 1/2 गुणे में 9 का 1/9 हो जाता, तो 1/18 आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ अलग है और ये चीज़ अलग है, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आप किस में किस चीज़ का भाग कर रहे हो। ठीक है, आपको जब ये चीज़ पता होगी कि आप किस में किस चीज़ का भाग कर रहे हो तभी आप जो इसको हल कर सकते हो सही से। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा आपका 9, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो धन 16, तो बराबर क्या हो जाएगा 29 आ जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। तो आप देख सकते हो उसका जो उत्तर था वो 29 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बाकी हमारा अगला जो सवाल है इसको देखिए, तो मैं इसको बोलूँगा कि आप जो खुद इसको बताइए कि क्या उत्तर आएगा। ठीक है, और ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 से 2 सेकंड का सवाल है, लेकिन कुछ लोग क्या करेंगे पूरा हल करेंगे। ठीक है, लेकिन जब लास्ट में पहुँचेंगे तो उनको याद आएगा कि यार इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के ऊपर 0 घात है तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। बस इसीलिए मैंने इस सवाल को यहाँ पर दिया है कि किसी भी नंबर, यानी कि आप जो है ऐसे जोड़ते चले जाओ, कितना भी बड़ा नंबर है, ठीक है, गुणा कर लो, जोड़ लो, घटा लो, सब कुछ कर लो, और उसके ऊपर 0 घात लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया कि उसका मान हमेशा 1 आएगा। तो बस वही है हमारा इस वाले का मान जो है
1 आएगा। हमें ये सब हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये वाला हमारा इतना आ जाएगा। अब हमारा जो अगला सवाल है ये है कि 2/3 ये ऋण है और इसके घात में है ऋण 2, और फिर ये जो है हमारा मंझला कोष्टक और यहाँ पर है 2 घात, ठीक है। इसको हमें हल करना है, तो इसको कैसे हम हल करेंगे तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं इसको मिटा देता हूँ पहले, ठीक है। तो इसको हम हल करते हैं, ये क्या होगा। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो 1 के घात में यम और वहाँ पर जो है यन घात होता है, तो क्या होता है 1 के घात में यम और यन होता है, ठीक है। ये जो चीज़ है इसी को हमें हल करना है। ऋण 2/3 के घात में क्या हो जाएगा, ये m है और ये n है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा तो ऋण 4 हो जाएगा। और फिर बराबर क्या होगा कि 1 बटा में ऋण 2/3 के घात में 4 हो गया, ठीक है। अब इसको हमें क्या लिखना है, मैंने आपको बताया था कि ये जो ऐसी चीज़ होगी तो आप क्या करोगे 3 बटा में ऋण 2 के घात में 4 हो जाएगा। ये जो चीज़ है उल्टा हो जाएगी, यानी 3 बटा ऋण 2 हो जाएगी और घात में इसका 4 है तो ये 4 रहेगा हमेशा। ये मत सोचना कि ऋण 4 होगा, ऋण 4 नहीं होगा। जब इस सेम चीज़ जो लिखी हुई है ये इसको हम ऊपर करते हैं, ऋण 2/3 को अगर हम पूरा ऊपर करते हैं तब ये ऋण 4 होता है। लेकिन जब हमने इसको उल्टा किया 3 बटा ऋण 2 किया तब एक घात जो है 4 रहेगी। क्यों रहेगी, थोड़ा सा इसको और अच्छे से देखेंगे तो ऋण 2/2 के घात में 4 हो जाएगा और बटा में 3 के घात में 4 हो जाएगा। ये चीज़ हो जाएगा तो 3 के घात में ऊपर जब जाएगा तो 3 घात में 4 और बटा में ऋण 2 के घात में 4, ये चीज़ आ जाएगा। अब ये चीज़ आप यहाँ पर छोड़ भी सकते हो या फिर 3 का जो है आप गुणा पूरा कर सकते हो, तो हो जाएगा 3 3 29 27 यहाँ 81 बटा में हो जाएगा 4 2 8 2 16, तो 81 बटा 16 आ जाएगा। या फिर आप इसी पर छोड़ सकते हो, तो हमारा जो है इतना सवाल ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पर जो 81/16 हमारा जो है उत्तर है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। अब ये जो सवाल हैं बहुत आसान से सवाल दिए हैं, क्योंकि आपके जितने सूत्र हैं वो सब आपको समझ में आ सके, आप कैसे उनका यूज करोगे, ठीक है। तो अगला सवाल जो मेरा है ये है कि 8 के घात में ऋण 1 गुणे में है 5 के घात में 3 और पूरे के बटा में 2 के घात में ऋण 4। इसको कैसे हल करेंगे तो इसको अब देखते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है, हमें जो है वही चीज़ है, काफ़ी बार जो आपको देखना पड़ेगा कि अगर कहीं पर ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जहाँ पर हम घात जो आधार हमारा है, ठीक है, आधार क्या होता है, जैसे 1 के घात में यम मैंने लिखा तो ये क्या है, ये आधार है, ठीक है, और m क्या है, ये मेरा घात है। तो अगर मेरा आधार कहीं से बराबर हो जाए तो उसको हम करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो चीज़ें कट जाएंगी आपस में। तो 2 के घात में 3 होगा मेरा 8 और इसके घात में ऋण 1 और गुणे में 5 के घात में 3 और पूरे के बटा में 2 के घात में ऋण 4, और ये बराबर हो जाएगा 2 के घात में ऋण 3, क्यों कि m और n, 1 के घात में m और n बराबर 1 के घात में mn होता है, और गुणे में 5 के घात में 3 और 2 के घात में ऋण 4। तो ये मेरा क्या होगा, 2 के घात में ऋण 4 है, 2 के घात में ऋण 3, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 के घात में ऋण 3 बटा में 2 के घात में ऋण 4 गुणे में 5 के घात में 3 है। अब ये जो हो गया 1 के घात में यम और बटा में 1 के घात में यन, या फिर इसको ये बोल सकते हो 1 के घात में यम भागे 1 के घात में यन, और ये बराबर हो जाएगा 1 के घात में यम ऋण यन, ये चीज़ हो जाएगी। तो बस यहीं से आपको लिखना है 1 के घात में ऋण 3 और ऋण 4 और गुणे में 5 के घात में 3, और ये बराबर हो जाएगा ऋण 3 धन 4 गुणे में 5 के घात में 3, और ये बराबर हो जाएगा 2 के घात में 1 गुणे 125, और ये हो जाएगा 250। तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, इतना जो आपका उत्तर आ जाएगा। आप जो इसको हल करोगे यहाँ पर देखो आपका जो उत्तर है कितना है, 250 यहाँ पर है, ठीक है। जब हम अगला सवाल देखेंगे तो हमारा अगला सवाल भी कुछ इसी तरह से है कि बहुत आसान से हैं। क्या है कि 5 के घात में ऋण 1 गुणे में है 2 के घात में ऋण 1, और इसमें गुणा किसका किया गया है 6 के घात में ऋण 1 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हल करने के लिए जो भी सूत्र हैं उनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपकी यूज होंगी। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 गुणे में 1/2, और ये हमारा छोटा कोष्टक है, सबसे पहले इसको हम हल कर लेंगे 1/6, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10 और गुणे में 1/6, और ये बराबर 1/60 हो जाएगा, ठीक है। तो बस हल हो गया हमारा, इतना ही छोटा सा सवाल था।
ठीक है, तो ये जो है हमारा सवाल हो गया। फिर अगले सवाल पर जाते हैं। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि आप इसको एक बार हल करके ट्राई कीजिए कि क्या आएगा। सवाल हमारा है कि 5 की घात में यम भाग में 5 की घात में ऋण 3 बराबर 5 की घात में 5 है, तो m का मान क्या होगा? ठीक है, ये हमें हल करके निकालना है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे? तो देखो, सब कुछ हमारा सेम रहेगा जैसे अभी तक हम हल करते आए हैं। अब ये क्या, एक समीकरण बन गया है, ठीक है। हमें घातांक वाले नियम पर ही समीकरण बना दिया। तो ये क्या हो जाएगा? 5 की घात में यम ऋण ऋण 3 बराबर 5 की घात में 5 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 5 की घात में यम धन 3 बराबर 5 की घात में 5 हो जाएगा। तो जब मेरा आधार समान होगा तो इसका मतलब कि घात भी समान होगा। क्यों होगा? कि अगर मेरा 2 के घात में 4 इधर है, ठीक है, इसको मैंने लिख दिया कि 2 के घात में 1 धन 3, ठीक है। तो इधर मैं क्या लिखूँगा? 2 के घात में 4, ये चीज़ होगा तभी तो बराबर होगा 2 के घात में 4, 2 के घात में 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये चीज़ यहाँ पर लिख दिया यम, ठीक है, यम धन 3, तो मैं बोलूँगा यम धन 3 किसके बराबर है? 4 के। तो यम का मान क्या आ जाएगा? 4 ऋण 1 4 ऋण 3 बराबर 1 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर है कि यम धन 3 बराबर क्या हो जाएगा तब? 5। लेकिन 5 कौन सा है? ये वाला 5 नहीं है, ये वाला 5 नहीं है, ठीक है। कौन सा 5 होगा? जो घात वाला है, ठीक है। घात घात के बराबर होगा, आधार जो है आधार के बराबर होगा। यानी कि यम धन 3 बराबर 5, तो यम बराबर 5 ऋण 3 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी सवाल में आपका क्या रहे कि घात बराबर है दोनों और आधार के बारे में पूछा जाए कि आधार क्या होगा, जैसे मान लो कि एक सवाल में इस तरह से आ गया, 1 की घात में 7 बराबर यहाँ पर है कि 3 की घात में 7, तो आपका ए का मान क्या होगा? तो ए का मान हो जाएगा, आप बोलोगे कि ये जो है घात बराबर है तो आधार भी बराबर होगा। जब यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा तो ये बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपके जो है ऐसे समीकरण वाले भी सवाल आ जाते हैं जो कि आपको हल करने पड़ते हैं। तो इस तरह से आप हल कर सकते हो। और एक अच्छा सवाल है, तो आप इसको खुद देख सकते हो। फिर हमारा जो है एक और अगला सवाल है, इसको देखते हैं क्या है। तो ये थोड़ा सा देखने में थोड़ा सा बड़ा सवाल लग सकता है, लेकिन सवाल वो भी है बहुत इजी सा। तो क्या है कि 3 के घात में ऋण 5 गुणे में 10 के घात में ऋण 5 गुणे 125 और बटा में क्या है कि 5 के घात में ऋण 7 गुणे 6 के घात में ऋण 5 है, ठीक है। तो इसको हमें हल करना है। तो अब वही जो जितने भी अभी तक हमने सूत्र देखे थे सभी सूत्र यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से लगेंगे, ठीक है। तो कौन कौन सा सूत्र लगेगा ये चीज़ हमें देखने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि जब भी ऐसी चीज़ें देखें 3, 5, 10 से इस तरह से अलग अलग नंबर दिखे, अलग अलग संख्या दिखे, तो आपको क्या करना है कि ट्राई करना है कि जैसे मान लो कि कौन कौन सा नंबर है जो दूसरे नंबर में टूट सकता है, ठीक है। यानी कि आपको 3 दिख रहा है तो 3 किसी नंबर में नहीं टूटेगा, लेकिन 10 क्या होगा? 10 को आप जो है 2 और 5 में तोड़ सकते हो, और 125 को 5 में तोड़ सकते हो। ऐसे ही 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस ऐसी संख्या हम तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद से हमें देखेंगे कि ऐसे जो होंगे कि 2 भी कट जाएंगे, कुछ 5 कट सकते हैं, कुछ 3 कट सकते हैं, ठीक है। तो यही काम करेंगे। ये हो जाएगा 3 की घात में ऋण 5 गुणे में ये हो जाएगा 2 गुणे 5, जो आपका 10 से इतना हो जाएगा, उसके पूरे के घात में ऋण 5 गुणे में 125 है, ठीक है। ये क्या है? 125 है, तो 125 का क्या हो जाएगा? 5 की घात में 3 हो जाएगा यहाँ पर, और इसके घात में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 की घात में 3, मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। और पूरे के बटा में क्या है कि 5 के घात में ऋण 7 है और गुणे में 2 गुणे 3 के घात में क्या है? ऋण 5 है। फिर बस हमें जो है इन्हीं सबको अलग अलग करना है। 3 की घात में ऋण 5 गुणे में 2 के घात में ऋण 5 गुणे में 5 की घात में ऋण 5 गुणे में 5 की घात में 3, और पूरे के बटा में क्या हो जाएगा? 5 के घात में ऋण 7 गुणे में 2 के घात में ऋण 5 गुणे में 3 के घात में ऋण 5 हो जाएगा। तो अब देखो, जो 2 वाले हैं उनको एक साथ कर लो, जो 5 वाले हैं उनको एक साथ कर लो, 3 वालों को एक साथ कर लो। तो हमारे 2 वाले कौन कौन से हैं? 2 वाला ए है और ए है। तो देखो 2 के घात में ऋण 5 यहाँ पे, 2 के घात में ऋण 5, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अब क्या बच रहा है? 5 वाला ए है, तो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये है मेरा 5 की घात में ऋण 7, ये है 5 की घात में ऋण 5, 5 की घात में 3, तो इनको आपस में हम कर लेंगे। और दूसरा हमारा क्या बच रहा है? ये 3 घात वाला, 3 आधार वाला,
तो ये 3 आधार वाला एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो अब बाकी जो हमारा क्या बचेगा, हमारा यहाँ पर आ जाएगा 3 के घात में ऋण 5 बटा में 3 के घात में ऋण 5। तो आप देख रहे हो ये भी कट रहे हैं आपस में, इनको भी हम काट सकते थे, तो ये हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, सिर्फ 5 के घात में ऋण 5 गुणे में 5 के घात में 3 और बटा में 5 के घात में ऋण 7 बचा। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं कि जो भी संख्याएं थी उनको हमने क्या करा, सबसे छोटी से छोटी संख्या में तोड़ लिया, जिसके बाद से उनको तोड़ना हमें फिर आसान रहा। और ऐसा हम इसीलिए किया कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर जो है आपका हो सकता है कि 5 भी है, तो 5 और 5 यहाँ से कट सकता है, 2 और 3 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें एक संभावना दिख रही है कि आगे संख्याएं कट सकती हैं, इसीलिए हमने ऐसा किया है। अब एक क्या है, 1 के घात में यम गुणे 1 के घात में यन, तो आपका क्या हो जाएगा 5 के घात में ऋण 5 धन में 3 और बटा में 5 के घात में ऋण 7 हो जाएगा। अब फिर आगे हम बढ़ेंगे तो इधर लिखेंगे 5 के घात में ऋण 2 आ जाएगा बटा में 5 के घात में ऋण 7, और ये बराबर हो जाएगा 5 के घात में ऋण 2 ऋण 7। ठीक है, यही चीज़ है, 1 के घात में यम बटा 1 के घात में यन, या 1 के घात में यम भागे 1 के घात में यन बराबर 1 के घात में यम ऋण यन, यही चीज़ है। अब आगे हमारा हो जाएगा 5 के घात में ऋण 2 धन 7, और ये हो जाएगा 5 के घात में 5, जो कि हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 5 की घात में 5। तो ये बहुत बड़ा ऐसे सवाल था, लेकिन हमने देखा कि जब एक एक सूत्र हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं तो हमारा बहुत आसानी से ये भी सवाल है ये हल हो जाता है। तो इसका जो है हमारा उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 की घात में 5 है। जब हम इसको यहाँ पर मिटाएंगे 5 की घात में 5 हमारा उत्तर है। तो ये थे हमारे घातांक के नियम पर कुछ सवाल। अब देखते हैं यार कि कड़ी जो कि आपके बहुत से लोग इससे ऐसी चीज़ों से डरते होंगे। तो वैसे तो हमने घातांक के नियम वाले में सब कुछ देख लिया था, लेकिन हम इसको अलग से कर रहे हैं कि कुछ लोगों को इससे डर लगता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या है कि 1 के घात में लिखा है, 1 की घात ये कुछ है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने बताया था कि 1 के घात में 1 बटा n होता है, यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है। फिर आपका जब a और b लिखा है, इसका मतलब क्या होगा कि a गुणे b है, और इसका जो है मैंने क्या लिखा है कड़ी, और n जो है ठीक है nth कड़ी है, nवीं कड़ी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरह, a के घात में 1 गुणे b के घात में पूरे पर 1 बटा n मैं लिख लूँगा। और मैंने एक सूत्र देखा था पीछे कि अगर a गुणे, या फिर इस तरह से था यम गुणे n के घात में अगर a है तो मैं क्या बोलूँगा कि यम के घात में a गुणे n के घात में a, इस तरह से मैं बोलता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा, a के घात में 1 बटा n गुणे में b के घात में 1 बटा n, और a क्या हो जाएगा आगे बढ़ेगा तो ये हो जाएगा n, और यहाँ पर a आ जाएगा, और यहाँ पर गुणे का चिन्ह, और यहाँ पर भी b, और यहाँ पर n। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये सब हमने चीज़ें देख लिया था, लेकिन हमने इसीलिए अलग से इनको यहाँ पर लिखा है कि आपको कोई और चीज़ें ऐसा ना हो कि यार इस पर सवाल आ गए, सब कुछ आपको पता था लेकिन थोड़ी सी आपकी गलती की वजह से, जो कि मतलब आप नहीं पढ़ पाए, नहीं कहीं से सवाल कर पाए, उसकी वजह से ये चीज़ें गलत हो जाए। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए हमने इसको भी यहाँ पर लिख रखा है। अब हमारा क्या है कि a बटा b, और a क्या है यहाँ पर फिर nth वर्गमूल है। ठीक है, nth मूल है, इसको nth मूल बोलते हैं, nवां मूल बोलते हैं। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a बटा b का मतलब a, और फिर यहाँ पर भाग है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो भी हमें होता है कि a बटा b, और इसके घात में क्या हो जाएगा 1 बटा n हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 के घात में 1 बटा n, और बटा में b के घात में 1 बटा n, और ये चीज़ हो जाएगा ये nवां मूल a का, और बटा में nवां मूल b का। बस यही चीज़ हमने लिखा है, nवां मूल a का बटा में nवां मूल b का। फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि कौन सा सूत्र हमारा है। तो यहाँ पर जो है ये भी देख सकते हैं कि पिछला वाला जो हमारा सूत्र था उसी पर है, क्या है कि nवां मूल है किसका a का, और उसके घात में क्या है n है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a के घात में 1 बटा n, और पूरे के घात में n, और ये जो अब हमारा सूत्र बन गया कि a के घात में m और उसके घात में n बराबर क्या हो जाता है, a के घात में m गुणे n, यही चीज़ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a के घात में 1 बटा n गुणे n, तो n से n, यानी ये चीज़ इस तरह है 1 बटा n गुणे n, तो n से n कट जाएगा, और a बचेगा a के घात में n बराबर, a के घात में 1 बराबर a बचेगा। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है
1 आएगा। ठीक है, अब आगे हमारा है कि ए का एनवा मूल निकाला है। ठीक है, और फिर उसका एमवा मूल निकाल दिया। तो एक कुछ इस तरह से होगा कि ए के घात में 1/n है। ठीक है, और उसका एमवा मूल निकाला है। और इसको भी मैं बोल सकता हूँ कि ए के घात में 1/n है और इसके घात में 1/m है। ये चीज़ मैं बोल दूंगा। ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, ए के घात में 1/n गुणे में 1/m हो गया, और ए पूरा आ जाएगा बराबर ए के घात में 1/mn हो जाएगा। और ए इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि mn मूल है इसका ए का। जैसे आपने बोला था कि ए के घात में 1/n बराबर क्या होता है, nवां मूल ए का। तो वैसे ही अगर मैं यहाँ पर mn कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर mn आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर मैंने किया और ये हमारा इतना चीज़ आ गया। आपको बस ये चीज़ समझ लेना है कि हमारे जितने भी सूत्र हैं ये आए किस तरह से। आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मुश्किल से 5 से 6 सूत्र याद करने हैं, बाकी सब समझ लेने हैं, आपके सभी सवाल हो जाएंगे। ठीक है, हम भी कोई सूत्र याद नहीं करते हैं, बस चीज़ों को समझ लेते हैं, बस वो चीज़ें याद हो जाती हैं हमेशा के लिए। तो अब जो है आगे देखते हैं कि हमारा क्या है। एक है कि एनवा मूल है ए का, एनवा मूल है ए का और उसके घात में m है। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ए के घात में 1/n आ जाएगा और यहाँ पर m होगा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, यम गुणे n जो होता है वही वाला सूत्र लगेगा। तो ए के घात में m/n हो जाएगा। अब इसको मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ। ये चीज़ हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ कि ए के घात में m और उसके घात में 1/n। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज़ आगे बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ होगा एनवा मूल किसका, ए के घात में m का। बस यही चीज़ हमने यहाँ पर उलट करके रख दिया है। ठीक है, ये m जो है अंदर आ गया, इसको हमने इस तरह कर दिया। लेकिन पूरा का पूरा जो हमारा जो स्टेप बाय स्टेप जाएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, जो कि आपका लास्ट में ये चीज़ मिल जाएगी। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, ये आपको ऐसे तो एग्ज़ाम वगैरह में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है, इसको यहाँ पर लिख लिया है, जिससे कि मैं आपको ये चीज़ें समझा सकूँ कि कर्डी जो आपकी होंगी। ठीक है, कर्डी का मतलब कि हो सकता है कि वर्गमूल हो, घनमूल हो, या फिर चतुर्थ मूल हो, फिर या फिर कोई भी एनवा मूल कोई भी हो। आपको अगर ऐसे दे दिया कि तुलना करना है तो आप कैसे उनकी तुलना करोगे, तो ये चीज़ समझाने के लिए मैंने इनको लिखा है। तो सबसे पहले इसमें 2 कैटेगरी में मैंने इनको बांट दिया है कि अगर जो उनकी घात समान हो तो ऐसी कर्डी की तुलना क्या करेंगे। तो यहाँ पर एक उदाहरण मैंने लिया कि अगर मान लो कि 5 का वर्गमूल मैंने लिया और 3 का वर्गमूल लिया तो कौन बड़ा होगा। तो इसमें जो है जो भी संख्या बड़ लिखी रहेगी इसके अंदर, वही जो बड़ी रहेगी वही उसका जो वर्गमूल बड़ा होगा। यानी कि जैसे लिख देखो, 16 का वर्गमूल आपको पता होगा क्या होता है, 4 होता है। इससे बड़ी संख्या मैंने लिया तो मान लो कि मैंने 25 ले लिया, तो 25 का वर्गमूल क्या आएगा, 5 आएगा। क्योंकि 16 से जैसे ही आप बढ़े जाओगे, यानी कि 16.01 भी आपने लिखा, तो इसका वर्गमूल क्या आएगा, 4.0000001 ऐसा ही कुछ आएगा। लेकिन क्या होगा, ये 4 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। यानी कि जैसे ही आप देख रहे हो कि अगर कर्डी के अंदर जो संख्या है वो अगर बड़ी है, ठीक है, किससे बड़ी है, दूसरी वाली संख्या से। ठीक है, इसके अंदर वाली जो संख्या है वो दूसरी संख्या से बड़ी है, तो एक कर्डी के पूरा जब लेंगे, कर्डी लेंगे, ठीक है, कर्डी ले लेंगे तो वो वाली संख्या भी बड़ी होगी। यानी कि इसको मैं इस तरह बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास ये कर्डी में ए है और कर्डी में बी है, तो कर्डी में ए जो है ये तभी बराबर होगा जब जो है ए का मान बड़ा हो। ठीक है, कर्डी में ए तभी बड़ा होगा जब जो है ए जो है अकेले ऐसे ही बस बड़ा हो। अगर ए छोटा है बी से तब ए वाली चीज़ गलत होगी। ठीक है, अगर ए जो है छोटा है तो कर्डी में ए भी हमेशा कर्डी में बी से छोटा होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। याद क्या रखनी, बस समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पर क्या होता है कि अगर 16 है और 25 है तो कौन सी संख्या बड़ी है, 16 जो है यहाँ पर छोटी है और 25 बड़ी है। तो जब इनका वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, एक का 4 आएगा और एक का क्या आएगा, 5 आएगा। अभी भी देख रहे हो क्या आ रहा है, वर्गमूल लेने के बाद भी ये वाली जो संख्या 25 के साइड वाली वो आपकी बड़ी आ रही है। तो ऐसे ही मान लो कि मैं लेता हूँ कि 36 ले लिया और एक 37 ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इनका देख रहे हो कि 37 बड़ी है
तो वर्गमूल भी लेंगे तो क्या होगा, जो संख्या बड़ी है वो बड़ी ही रहेगी, ठीक है। या फिर मैंने बोला कि 10वां मूल ले लो, तो 10वां मूल भी इसी का बड़ा रहेगा। बस इसी को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर दो उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ पर आप बताओगे कि इसमें जो आपको पता लगे कि वाली संख्या बड़ी होगी, क्योंकि 5 जो है बड़ा है 3 से। ऐसे इसमें कौन सा बड़ा होगा दूसरे वाले उदाहरण में, तो दूसरे उदाहरण में आपका जो देख रहे हो कि 10 बड़ा है किससे, 6 से, तो ये वाली संख्या बड़ी होगी 6 से, ठीक है। चतुर्थ मूल आप 6, चतुर्थ मूल जो है 6 का, ये छोटा होगा। अब होता है कि यहाँ तो आपने देख लिया कि समान घात है, यानी कि इस पे भी 4 1/4 हो गया, 10 के घात में भी 1/4 आपका आ रहा है, और 6 पर भी 1/4 आ रहा है। तो यहाँ पर जो घात है वो दोनों की बराबर है। यहाँ पर भी आपने क्या देखा कि या इसमें भी 5 की घात में 1/2 है, यहाँ पर 3 की घात में 1/2 है। तो यानी घात जब बराबर है तब तो ये चीज़ हमारी। लेकिन अगर घात बराबर ना हो, ठीक है, घात अगर अलग अलग हो, तब उसको हम तुलना कैसे करेंगे, तो इसको भी देखते हैं। अब देखो, असमान घात वाली जो भी कड़ी की तुलना वो कैसे करते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले एक चीज़ मैं और समझाना चाहूँगा कि अगर मान लो मेरे पास एक संख्या है 3, और मैंने लिखा कि 3 जो है 3 के बराबर है, 3 को ही मैं 3 के बराबर कर सकता हूँ। तो मैंने बोला कि अगर 3 के घात में मैं 10 कर देता हूँ और इधर भी 3 की घात में 10, तो क्या कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो आप बोलोगे दोनों संख्या अभी भी बराबर रहेंगी, ठीक है। क्योंकि आप कुछ भी कर लो, ये संख्याएं अगर बराबर थी तो इनके अगर घात आप समान रख रहे हो तो क्या होंगी, अभी भी वो बराबर ही जाएंगी, ठीक है। अगर मैंने 3 की घात में 100 भी कर दिया, इधर भी 3 की घात में 100, तो दोनों संख्या अभी भी बराबर रहेंगी। ये चीज़ समझ गए। अब मैंने बोला कि अगर एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या 3.0 है, तो कौन सी संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है। तो अगर मैंने इसका वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया, तो अब कौन सी संख्या बड़ी होगी, आप बोलोगे कि जो संख्या बड़ी थी ना, वो वही संख्या अभी भी बड़ी रहेगी। क्योंकि आप जब घात लगाते हो तो क्या होगा कि इनका आपस में गुणा होगा, यानी कि 3.0 का फिर 3.0 में गुणा होगा, तो ये और ज़्यादा ही होगी, तो ये संख्या अभी भी बड़ी रहेगी। तो इसलिए मैंने फिर क्या बोला कि अगर मैं 3 के घात में 100 कर दिया और 3.01 के घात में 100 कर दिया, तो क्या होगा, अभी भी जो बड़ी थी संख्या वही बड़ी रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ यही मैंने यहाँ पर लिखा है थोड़ा सा समझाने के लिए। तो बस यही चीज़ है जो आपको समझनी थी कि जो संख्या बड़ी है उसके घात में आप जितना भी घात लगाते जाओ, लेकिन दोनों तरफ समान घात लगाते जाओगे, तो क्या होगा कि जो बड़ी थी वो अभी भी बड़ी ही रहेगी। अब इसी को समझेंगे हम अपने ये वाली चीज़ के लिए। इसमें देखो, ये 7 क्या है, तीसरा मूल है, यानी घनमूल है 7 का, और ये चौथा मूल यहाँ पर निकाला है किसका, 5 का। इसको मैं लिख सकता हूँ 7 के घात में 1/3, और इसको 5 की घात में 1/4 लिखूंगा। ये चीज़ हो गई। मैंने क्या किया कि जो 1/3 है और 1/4 है, इसमें से 3 को लिया और 4 को लिया, इनका मैं लिखूंगा लघुत्तम क्या होगा, 3 का लघुत्तम आएगा 12, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया कि मैं लघुत्तम क्यों ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया कि 12 घात दोनों तरफ कर दो, ठीक है, यानी कि 7 के घात में 1/3, और इस पर क्या लगा दो, 12 घात लगा दो, और इधर भी 5 की घात में 1/4, और इस पर भी 12 घात लगा दो, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 3.01 बड़ा है 3 से, तो आप जो है 3.01 पर, ठीक है, 12 घात लगाओगे तब भी ये ही बड़ा होगा 3 से, ठीक है। दोनों तरफ 12 घात लगाए, ऐसे दोनों तरफ 12 घात लगाए। तो अब क्या करेंगे कि ये जो है ए के घात में यम और उसके घात में यन वाला सूत्र हो जाएगा, ए के घात में यम यन हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, 7 के घात में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, एक मिनट जस्ट सेकंड, ये हो जाएगा 7 के घात में 4 आ जाएगा, ठीक है। 12 में भाग चल जाएगी 3 की, तो 4 हो गया, और ये हो जाएगा 5 के घात में 3 हो गया। तो इसको जब आप हल करोगे तो आप देखोगे इसका मान कितना आ रहा है, तो 7 सत्ते 49, और गुणे में 7 सत्ते 49, ठीक है। ये क्या मैंने लिख दिया, 7 के घात में 2 गुणे 7 के घात में 2, 7 के घात में 4 हो जाएगा, और इतना आ जाएगा। और इसका मान आप देखोगे इतना आएगा, 125 आ रहा है बस, 5 पचे 25, पचे 125, लेकिन इसका जो है बहुत ज़्यादा आएगा। आप गुणा करोगे तो आपको क्या दिख रहा है कि ये वाली संख्या बड़ी है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये जो शुरू में ये चीज़ मैंने लिखा था, इसमें से यही वाली संख्या बड़ी होगी, ठीक है। क्योंकि आप कितना भी घात लगाते जाओगे, जो संख्या शुरू में बड़ी थी वही अभी भी बड़ी रहेगी,
तो इसलिए हमने क्या किया, ऐसे हमें दिखने के लिए कैसे दिखेगा कि कौन सी संख्या बड़ी है, हमने जो है 1/3 और 1/4 में से 3 और 4 का जो है लघुत्तम ले लिया। और लघुत्तम लेने से ये फायदा हुआ कि जो बटा में जो चीज़ है वो काट देगी ऊपर वाले को, और हमें एक पूर्णांक संख्या इस तरह से मिल जाएगी, जिससे हमें ये चीज़ पता लग जाएगा कौन सी संख्या छोटी है और कौन बड़ी है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इतना जो है रायता पूरा फैलाया कि यार हम कैसे इसको समझ सकें। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा सवाल ये है कि यहाँ पर दूसरा सवाल देख सकते हैं कि कड़ी में 3 है, आपका है कड़ी में 3 और यहाँ पर है 2 के घात में, यानी कि 2 का घनमूल है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो बस वही चीज़ हमें करना है कि 3 के घात में 1/2 है, 1/2 है, 2 के घात में 1/3 है। इसको हम लिखेंगे 1/2 और 1/3 है, 2 का और 3 का दोनों का लघुत्तम क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ 6 घात हम लगाएंगे। तो जब 6 घात लगाएंगे दोनों तरफ तो क्या होगा, यहाँ पर देखते हैं कि 3 के घात में 1/2 के घात में 6 यहाँ पर होगा, और 2 के घात में 1/3 के घात में 6 इधर होगा। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 6 में 2 से भाग जाएगी तो हो जाएगा 3 के घात में 3, और इधर क्या आएगा 2 के घात में ये हो जाएगा 2। अब देखो इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा 9 और इसका मान आएगा 4। तो कौन सी बड़ी, ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसलिए हमारी ये संख्या जो कड़ी में 3 है वो घनमूल जो है 2 का निकालेंगे तो इससे बड़ा आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब और भी कोई डाउट है, कोई भी चीज़ है कि नहीं समझ में आई है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। ठीक है, मैं आपको फिर से वो चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। और यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी सवाल, कुछ और भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में।